संगठन के तरफ से उस प्रकार से आपको मदद नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब लोगों के मन में भड़ास था। विधायक जी को उस तरह से यहाँ पे आके बड़े नेता है वो समर्थन नहीं दिए, इसमें क्या मानते हैं? इस पे भी कुछ क्लियर कीजिए ताकि लोगों का जो सवाल है क्लियर हो जाए। देखिए, अब ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा एक सवाल और है जो बहुत पिछले समय में मुद्दा ट्रेंडिंग में था। राज्यसभा का चुनाव था, उस दौरान विपक्ष के दल के 4 नेता जो हैं वो वोट नहीं दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर संगठन के तौर पे उस तरह की मजबूती नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें मजबूती की नहीं बात करूंगा, वफादारी की बात की जाए। वफादारी जी, अगर उसके अंदर वफादारी नहीं है, गद्दारी है, तो आने वाले समय में तो भाई जो जनता है, कोई का भी हो, कोई हो, हम हूँ, कोई हो, किसी भी विधानसभा से हो, किसी विधानसभा से हो या हम हो या कोई हो, मैंने आपसे बोला ना कि जनता गद्दारों को सजा देती है जी। आप ये सोचेंगे कि भाई 1,06,000 पा के भी ये लड़का चुनाव हार गया, ये नेता चुनाव हार गया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चुनाव हार जीत तो लगा रहता है जी, तो एक बात भी होती है कि बहुत ऐसे चीज होते हैं जिसमें जयचंदों का हाथ होता है जी। तो धोखेबाजों से तो निपटा जा सकता है। तो मान लीजिए मेरे विधानसभा में बहुत से धोखेबाज थे, क्योंकि जयचंद वैसे होते हैं ना कि आपके साथ हैं, आपके साथ खाएंगे पिएंगे और कब आपका गला काटना है उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये जो कुछ मतलब कम वोटों से जो हारा गया, तो ये जयचंदों की वजह से हारा गया, नहीं तो जनता का स्नेह और प्रेम मुझे हमेशा मिलता है, आज भी मिल रहा है। और मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे कहीं से ये महसूस नहीं होता है कि मैं एक हारा हुआ विधायक हूँ। लेकिन सर, अभी जो अचानक से परिस्थितियां बनी है, राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश जी, तो क्या बदलते राजनीतिक दौर में जदयू पहले जितना प्रभावशाली रह पाएगी? अभी जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों का मांग कह सकते हैं कि भविष्य में आपको विधान परिषद के रूप में भी देखना चाहते हैं, एमएलसी के रूप में। लेकिन एक चाहत थी पावर में रहना, लाल बत्ती चाहिए चाहे जैसे भी, और लोगों का सेवा करना। तो जब हमने जुडिशियल का पेपर दिया, जुडिशियल का पेपर उस समय मतलब मुझे लगता है काफी, एक बिहार का है और एक उत्तर प्रदेश का, एक उत्तराखंड का, 3 जगह का था, तीनों जगह मैंने दिया। मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद जैसे मान लीजिए मार्गदर्शक में मेरे रामचंद्र चाई थे, फिर एक जनक चमार जो भी आप दलितों के मन में आप देखेंगे हमारे एमएलसी भी हैं, गोपालगंज से एमपी भी रह चुके हैं। वो घर पे आए और पिताजी से मेरे कहे कि भाई इस लड़के को पॉलिटिक्स में आप दीजिए। सर, यहाँ पे एक मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। मैं सोच रहा था बात करूं नहीं करूं, लेकिन मैंने सोचा करना ही चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है, क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर चर्चाएं हमेशा होती रहती है। आप इसे सामाजिक समस्या मानते हैं या एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया? तो 2015 से 20 के बीच में मेरे विधानसभा में 250 रूट का टेंडर आया था। एक सवाल जो है, मैं मतलब जब आप विधानसभा चुनाव लूज कर गए थे, तो उसके बाद मैंने जानने का प्रयास किया, क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट करना था। कुछ लोगों का कहना था कि जो आपके आसपास में भी जो आपसे नीचे लोग थे, वो भी क्षेत्र में अपने आप को विधायक समझ के कुछ काम जबरन करवा देते थे, इसकी वजह से भी छवि खराब हुई। देखिए, ये तो एक अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, बहुत से ऐसे जो पीछे कार्य जो है परियोजनाएं हैं, उस पर आपने आवाजें उठाई थी, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैंने करवाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो वर्तमान विधायक की क्या, और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में भी बहुत जल्द इस विधानसभा में 70 रोड आने वाला है। अच्छा, जो अभी आप खुलासा कर रहे हैं एक तरह से? खुलासा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा लिखा हुआ ही है। अच्छा, जिसपे फिर हो सकता है क्रेडिट लिया जाए। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम चंपारण की उस धरती पे हैं जहाँ पे वाल्मीकि जी के देख रेख में माता सीता और लव कुश का बचपन बीता, और माता सीता इसी वाल्मीकि नगर के जंगल में अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय बिताई। आज उसी धरती पे हैं, आज एक ऐसे जनसेवक के साथ हैं जो अपनी राजनीति, ऐसे ये दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां पे लॉ फैकल्टी के प्रेसिडेंट भी रहते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं वाल्मीकि नगर के जमीन से शुरू करके, और पहली बार चुनाव भी लड़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और पिताजी का भी गाइडेंस रहता है। और पिताजी ने इनको बोला कि आप फिर से तैयारी कीजिए, मन से तैयारी कीजिए, और वाल्मीकि नगर की जो जनता है इनको निर्दलीय अपना सेवा करने का मौका भी देती है। तो आज के हमारे गेस्ट 2 बार के विधायक श्री रिंकू सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जो जर्नी है वो बचपन से ही शुरू करना चाहेंगे। तो आपका बचपन का दिन कैसे बीता? मतलब वाल्मीकि नगर में ही बीता या कहीं बाहर बीता? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा बचपन का जो समय वो बेतिया में, चूंकि मेरे पिताजी शुरू से ही थोड़ा
हम लोग के पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि प्रत्येक गार्जियन की इच्छा होती है कि भाई उनका बेटा पढ़ लिख के कुछ करे। तो उन्होंने बचपन में एलकेजी में ही मेरा एडमिशन बेतिया के केआर में करवा दिया था जी। और मैं वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा किया। मैंने 10th तक वहीं रहा। 10th के बाद मैं, आप देखिए, 10th के बाद 12 करने पटना चले गए और पटना से फिर हम अपना ग्रेजुएशन और लॉ करने दिल्ली चले गए। जी। और कहीं ना कहीं जो केआर है वो अपने आप में एक ऐसा नाम है जहाँ से संजय जायसवाल जी हो या मनोज वाजपेयी जी हो, तो वहां पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? वहाँ 10वीं क्लास तक हम बेतिया केआर में अपनी पढ़ाई किए और केआर एक काफी अच्छा स्कूल है जो कि बिहार लेवल का, मुझे लगता है कि बिहार में आप देखिएगा तो केआर का अपने आप में एक नाम है। जी। तो सर बचपन के दिनों में मम्मी और पापा में आप सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे? भाई मम्मी और पापा दोनों के क्लोज थे, क्योंकि हम अपने पिताजी से थोड़ा हमेशा एक इज्जत की भावना से और मतलब उनसे हम लोग थोड़ा सा इज्जत की भावना से और उनको हम लोग काफी ये से देखते थे, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखते थे और जितनी भी काम होता था या जितना भी हम लोग कहिए था अपनी माता जी से ही बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि माता जी और पिताजी में हम लोग कहिए था, हम लोग दोनों को या मेरे माता पिता दोनों आदमी हमको बराबर और प्रॉपर वे में अपना स्नेह और प्यार देते थे। तो कोई बचपन का ऐसा याद बताइए जब किसी चीज के लिए आप जिद पे अड़ गए हो, जिसमें मम्मी सहयोगी बनी हो कि ना खरीद दी बाबू खातिर? देखिए, कोई भी चीज आज तक जो हमने अपने मम्मी पापा से बोला है, मेरे पिताजी के पास पैसा हो या ना हो, आज तक हमने जो भी बोला है अवश्य उन चीजों को हम लोगों के लिए किया गया है। कभी मेरे पिताजी मुझे किसी चीज में ना नहीं बोले हैं। जी। तो सर उसके बाद आप दिल्ली गए, दिल्ली से शायद आपने हिंदी में स्नातक किया, उसके बाद लॉ किया, तो इस जर्नी के बारे में बताइए कैसा रहा? देखिए, यहाँ से जब पटना से हम इंटर किए तो उस समय इंटर का रिजल्ट पूरे बिहार में मतलब मुझे लगता है 2 से 4% का रहा होगा और मेरा परसेंटेज उस समय 52 के लगभग आया था पूरे बिहार में। उस समय समझिए कि पहले हम लोग ऐसे स्टूडेंट थे, उस समय बिहार में चीटिंग बंद करवाया गया था, तो मेरा उस समय 52% आया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और हिंदी से ही हमने ऑनर्स किया था वहाँ पे। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैंने हिंदी से ऑनर्स किया और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदी में टॉपर रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर पढ़ने के क्रम में मतलब जैसे सोचा मैंने पीसीएस की तरफ मेरा थोड़ा झुकाव आया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि हमने लॉ फैकल्टी में एडमिशन ले लिया और लॉ में जाने के बाद अब कौन सा ऐसा संयोग बना, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग थे उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में इलेक्शन लड़ने को प्रेरित कर दिया कि भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में हमने वहाँ पे सेंट्रल काउंसिल का एक पोस्ट होता है, मैंने फर्स्ट ईयर में इलेक्शन लड़ा। अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार सेकेंड ईयर में यदि कोई प्रेसिडेंट बना था लॉ कॉलेज में तो मुझे लगता है कि मेरा नाम सबसे पहला होगा। उसके बाद मेरे बाद तो बहुत लोग बने होंगे सेकेंड ईयर में, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहला ऐसा स्टूडेंट था जो कि सेकेंड ईयर में, वो भी बिहार का, क्योंकि सेकेंड ईयर में लॉ कॉलेज में प्रेसिडेंट बना था। जहाँ पे यूपी हरियाणा का दबदबा रहता है, वहाँ जहाँ पे यूपी हरियाणा दिल्ली सबका दबदबा रहता है, लेकिन एक बिहार का स्टूडेंट होने के बावजूद, एक बिहार का छात्र होने के बावजूद या एक बिहार का नागरिक होने के बावजूद सेकंड ईयर में वहाँ लॉ कॉलेज में प्रेसिडेंट बने। तो सर अभी जब आप बताएं कि इंटर में आपका 52% आया था, उसके बाद आप हिंदी में टॉपर बन गए, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स होंगे या युवा होंगे देख रहे होंगे, तो कैसे ऐसे अचानक से ग्राफ आपका ऊपर कैसे गया पढ़ाई में? अब देखिए, जब दिल्ली में गया तो वहाँ चूंकि पटना रहते थे तो पटना में तो फैक्ट है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम आदमी अपने को कंसंट्रेट किया, पढ़ाई लिखाई में तो कम किया था। लेकिन दिल्ली गया तो दिल्ली में मेरे बड़े भाई थे, उनके देख रेख में रहना पड़ता था। अच्छा। तो वहाँ एक गार्जियन, मतलब मेरे ऊपर एक गार्जियन थे, तो जब गार्जियन जहाँ रहता है तो वहाँ समझ ही सकते हैं, फिर पढ़ाई तो अपने आप अच्छा होने लगता है। तो उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई वहाँ पे काफी अच्छा होने लगा था दिल्ली में, और वहीं पे हमने टॉप किया जी। तो सर जब आप वहाँ पे प्रेसिडेंट बने तो कहीं ना कहीं आपका भी ये झुकाव होगा कि मैं भी अपने क्षेत्र में जाऊँ, वहाँ पे भी कुछ राजनीति करूँ, तो परिवार और समाज का रिएक्शन क्या था जब आपने राजनीति? जब दिल्ली में हम लॉ कॉलेज में प्रेसिडेंट बने तो उसके बावजूद थर्ड ईयर में जाने के बाद मेरा झुकाव कभी भी राजनीति की तरफ नहीं था। अच्छा। थर्ड ईयर में जाने के बाद फिर मैंने जब अपना लॉ पास किया तो उसके बाद मेरा जुडिशियल की तरफ झुकाव है, मैंने जुडिशियल का प्रिपरेशन किया। लेकिन एक चाहत थी कि पावर में रहना, लाल बत्ती चाहिए चाहे जैसे भी जी। तो एक चाहत थी कि पावर में रहना और लोगों का सेवा करना। तो जब हमने जुडिशियल का पेपर दिया, जुडिशियल का पेपर उस समय मतलब मुझे लगता है काफी, एक बिहार का है और एक उत्तर प्रदेश का, एक उत्तराखंड का, 3 जगह का है, तो तीनों जगह मैंने दिया। मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ मतलब मेरे जो गार्जियन, जैसे मान लीजिए मार्गदर्शक जी,
मार्गदर्शक में मेरे रामचंद्र चाई थे, फिर एक जनक चमार जो भी आप दलितों के मैंने आप देखे जी, हमारे जी। एमएलसी भी हैं, दलित जी। गोपालगंज से एमपी भी रह चुके हैं। वो घर पे आए और पिताजी से मेरे कहा कि भाई इस लड़के को पॉलिटिक्स में आप दीजिए, इससे हम लोग सोचते हैं कि, और उस समय ये लोग बहुजन में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को आप पॉलिटिक्स में दीजिए और हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग इलेक्शन का मतलब अपने पार्टी से इलेक्शन लड़ा। तो पापा जी का तो इच्छा नहीं था, लेकिन फिर पिताजी से हम बोले कि पापा जी मतलब मेरी इच्छा है, चूंकि 2 साल वहाँ प्रिपरेशन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने क्षेत्र में, जब मैं अपने गाँव में आता था, वाल्मीकि नगर आता था, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट था, यहाँ जो विकास के कार्यों को हम देखते थे गांव के अंदर, जब हम कोई घूमने जाते थे, तो मुझे लगता था कि भाई अभी भी हमारा जो वाल्मीकि नगर विधानसभा वो काफी पिछड़ा हुआ है। तो मेरी आंतरिक इच्छा हुई, तो इस आंतरिक इच्छा से तो मेरे दोनों हित साधे जाते थे कि भाई समाज सेवा भी होगा और पावर भी होगा। तो उसके बाद हम आए और यहाँ पे जब मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है भाई आप जाइए, राजनीति कर सकते हैं, तो अपने पिताजी के आदेशानुसार फिर मैं पार्टी ज्वाइन किया। और उस समय पहली बार मैं चुनाव लड़ा, तो चुनाव में मुझे 21,000 वोट आया था जी। चूंकि नया नया थे। और उस टाइम विधानसभा में वोटर्स भी कम थे, जो जीते थे वो भी 40,000 के समथिंग वोटर भी कम थे। और सबसे बड़ी चीज है कि हम पहली बार जब आए थे तो लोग उतना पहचानते नहीं थे जी। फिर पिताजी के नाम पे इलेक्शन लड़ना था, लोगों के बीच जाता था, लेकिन था कि भाई बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का उत्तर प्रदेश में दबदबा था, लेकिन बिहार में कोई दबदबा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे जो कहिए तो जो जन समर्थन 21,000 वोट मुझे मिला जी। और एक वैसी पार्टी जिसका बिहार में काफी दबदबा था, उसके खिलाफ आरजेडी और जेडीयू। तो जेडीयू के जो कैंडिडेट थे उनको 40,000 मिला, और जो आरजेडी के थे उनको 27,000 मिला, और मुझे 21,000 वोट मुझे मिला था। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे भी जनता, अगर मैं जनता के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे भी कभी ना कभी अवसर आएगा। तो उसके बाद से 10 का चुनाव हारने के बाद लगातार लोगों के बीच में हम थे, रहते गए। 12 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ज्वाइन करा था। माननीय सुशील मोदी जी ने कहा था कि भाई आपको बीजेपी में आना चाहिए, तो हम बीजेपी ज्वाइन किए। अच्छा। उस समय हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी थी, कटहरवा गोलीकांड जी, जो कि काफी फेमस था। उसमें मुझे लगता है कि 7 आदमी मर गए थे और 22 आदमी घायल हुआ था। मैंने उन लोगों के लिए काफी संघर्ष किया था। तो मोदी जी, मैंने सुशील मोदी जी को था कि भाई ये बीजेपी ज्वाइन करे, तो 2012 में हम बीजेपी ज्वाइन किए। 15 में हमने बीजेपी से टिकट मांगा, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तो आए जनता ने मुझसे कहा कि भाई आप छोड़िए पार्टी का टिकट, आप जनता के टिकट पे लड़िए। तो उस समय हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मेरी जीत का मार्जिन था। 33,000 से हम चुनाव जीते और पहली बार बिहार में बिहार विधानसभा जनता के दिए हुए टिकट पे और जनता के दिए हुए समर्थन पे और जनता के दिए हुए जीत पे वहां पहुंचने का मेरा पहली बार काम हुआ। तो फिर नीतीश कुमार जी के साथ कैसे संपर्क हुआ सर आपका? मतलब 2015 के बाद ही हो गया था या 20 चुनाव के पहले? नहीं, जब 2015 में हम पहली बार इलेक्शन जीते तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले मुझे बधाई दिया और मुझे बुलाया कि भाई आओ, तुम इंडिपेंडेंट जीते हो, जरा उस लहर में तुम इंडिपेंडेंट जीते हो, तो एक बार आओ भाई देखा जाए। तो हम गए वहाँ पे। वहाँ गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली, एक तो पहले से बिहार के उनके डेवलपमेंट के जो विजन था उससे हम काफी प्रभावित थे। उसके बाद जब व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उनके कार्यशैली जो थी या उनका जो विजन था, बातचीत के क्रम में वही जो उनका विजन था, फिर बिहार के डेवलपमेंट का जो उनका सपना था, और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी ईमानदार छवि थी, तो उससे हम काफी प्रभावित हुए। और मैंने उस दिन मन बना लिया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार प्रदेश में है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार प्रदेश में राजनीति करते हैं, तब तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में रहूंगा और उनका अनुकरण करता रहूंगा जी। तो विधायक बनने के बाद भी जब आप फर्स्ट टाइम अपने क्षेत्र में आए, तो सबसे पहले आपको कौन सी ऐसी समस्या लगी जो गंभीरता से आपने उसको लिया? देखिए, जब पहली बार अपने क्षेत्र में जब आया था यहाँ पे एमएलए बनने के बाद, तो मेरा क्षेत्र आप समझिए एक तरह से एक कहा जाता है ना कि एक बंजर सी जमीन जो होती है, बंजर सी जमीन मुझे दी गई थी। ना रोड था, ना पुल था, ना पुलिया था। मात्र मेरे विधानसभा में उस समय सिर्फ 4 रोड था। एक मधुबनी से बासी, क्योंकि मुख्यालय को जुड़ना था, वैसे ही भितहा में था, वैसे ही पिपरासी में था, और वैसे ही ठकना में था। मुख्य मार्ग को मुख्यालय से जोड़ना था, तो वही मुख्य मार्ग से मुख्यालय को जोड़ने के लिए 4 रास्ता था। बाकी मेरे विधानसभा में
काफी अभाव था, रोडों का अभाव था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और स्नेह मिला। तो सबसे पहले मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, तो मैंने प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और हर गांव को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ा। उसके बाद मेरा जो दूसरा सबसे बड़ा सपना था कि भाई जब टूरिज्म का हब बनाना। नहीं, उसके बाद मैंने सबसे पहले तब शिक्षा की तरफ शिक्षा की तरफ हुआ, तो शिक्षा की तरफ भी हमने डेवलपमेंट का काम किया। और वाल्मीकि नगर चूंकि मेरा एक ऐसा वीटीआर था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा वीटीआर है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया, एक ऐसा टाइगर रिजर्व एरिया है कि आप देखते होंगे कि हर चीज के लिए, जैसे आप देखे होंगे भालू है, तो भालू के लिए क्या होता है कि एक अलग से इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, तो वहां पे रहता है। गेंडा है, गेंडा के लिए एक अलग इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, वहां पे रहता है। लेकिन वाल्मीकि नगर पूरे भारतवर्ष का एक पहला ऐसा वीटीआर है जहाँ किसी चीज के लिए इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ देखेंगे गेंडा भी है, भालू भी है, बाघ भी है, चीता भी है, सारे जितने भी जानवर हैं लगभग इस वीटीआर में। तो मुझे लगा कि भाई वाल्मीकि नगर में कुछ और ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखेंगे वाल्मीकि नगर टूरिज्म के रूप में 2015 के बाद इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जब 2015 में आए थे पहली बार, तो उसके पहले हम देखते थे विधायकों की स्थिति ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सब जो भी कारण वो मिलने से डरते थे। लेकिन हम गए और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, वाल्मीकि नगर पे आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। तो 2015 के बाद कोई ऐसा यात्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी यात्रा होता था उसकी शुरुआत वाल्मीकि नगर से होती थी। और उसके बाद आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में सबसे उन्नत क्लास का कन्वेंशन हो वाल्मीकि नगर में निर्माण हुआ। घूमने के क्रम में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं था और माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय सुशील मोदी जी थे, माननीय ललन बाबू थे, सब कोई हम लोग थे। तो हम लोग जब घूम रहे थे तो नदी में घूमने के क्रम में हमने एक बार माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि सर अगर इसको प्रोटेक्शन का काम कर दिया जाए तो प्रोटेक्शन का काम भी हो जाएगा और एक मुंबई के मैरिन ड्राइव तर्ज पे सर एक ये भी हो जाएगा, एक रास्ता भी हो जाएगा। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन फिर जब पटना पहुंचे तो पटना पहुंचने के दूसरे दिन ही इसकी घोषणा की भाई वाल्मीकि नगर में भी एक मैरिन ड्राइव बनाया जाएगा। उसके बाद फिर आप देखे होंगे कि गेस्ट हाउस के जस्ट सामने 29 करोड़ की लागत से एक बहुत अच्छे पार्क का निर्माण किया गया। फिर वर्तमान में मेरे विधायक काल में ही लोकुस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उसी समय हमने, चूंकि ये मैटर थोड़ा हाई लेवल का होता है, तो चूंकि एक विधायक के दम पे सब कुछ नहीं हो सकता है, तो मैंने एयरपोर्ट का भी, मेरा एक सपना था कि वाल्मीकि नगर में फ्लाइट आया, यहाँ पे एयरपोर्ट शुरू, तो हमने अपनी तरफ से जितना होना था मैंने किया। लेकिन हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी अपना प्रयास किया और उन लोगों के प्रयास से और हम लोग के एक संयुक्त प्रयास से आज देखते होंगे कि टूरिज्म के रूप में एक जो अति आवश्यक आवागमन जो होता है, आवागमन के लिए बहुत जल्दी यहाँ से फ्लाइट भी शुरू होने वाला है। तो टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए यहाँ बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और मुझे लगता है आने वाले समय में भी किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग विधानसभा के जो भी विधायक लोग हैं उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए अपने जन प्रतिनिधि जैसे जो भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जो आपके अंदर है कैसे आप मनवा लेते हैं काम कराने के लिए। देखिए खुल के बोलना चाहिए, अब ये तो हम क्या बोले, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक जुनून और एक लगन होना चाहिए जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब 2015 में पहली बार इलेक्शन जीता था तो मेरी विधानसभा में 2017 तक काम नहीं हुआ था क्योंकि उस समय हम विधायक थे। लेकिन पटना जाने के बाद ये महसूस हुआ कि भाई क्षेत्र के लिए विधायक रहिए और पटना में जाने के बाद आपको अपने ऑफिस में चपरासी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बाबू लोग जो होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनके पास चूंकि मान लीजिए 243 विधायक हैं और 243 विधायक की कई हजार योजनाएं हैं, तो फाइल जाने के बाद वहाँ फाइल, चूंकि हम भी आते थे काम लिख देते थे और मुझे लगता था कि भाई काम हो जाएगा। लेकिन जब हम 2016-17 तक मेरा काम नहीं हुआ तो हमने जब पता किया तो देखते थे कि भाई फाइल वैसे ही जाके वहाँ पे कभी किसी बड़े साहब के पास, कभी किसी बड़े साहब के पास फाइल वहाँ पे पेंडिंग रहता था और कोई काम मेरा मतलब निकलता नहीं था, बाहर पाइपलाइन से बाहर नहीं आता था। तो भाई हम पता करने लगे भाई काम क्यों नहीं आता। तो वहीं पे एक बैठे थे तो एक साहब थे, वो बोले कि देखिए भैया आप पहली बार विधायक बन के आए, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए विधायक हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपका काम अपना अगर चाहते हैं कि आपका काम निकले तो मेरे मन में यही आया कि भाई
बात उनका एकदम बिल्कुल कथन सही है कि अपने क्षेत्र के लिए विधायक बनिए, पटना पहुंची है, काम करवाना हो तो भाई चपरासी बन जाइए। उसके बाद से मैंने अपना एक मोटो बनाया और उस मोटो के आधार पर मैंने काम करना शुरू किया। तो 2015 से 20 के बीच में मेरे विधानसभा में 250 रोड का टेंडर आया था ग्रामीण कार्य विभाग से। पूरे बिहार में आज के समय में भी 2025 तक की मैं बात करता हूँ, सबसे ज्यादा ग्रामीण कार्य विभाग या वैसे सबसे ज्यादा पैसा मेरे ही विधानसभा को मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से, स्नेह से। और मेरा प्रयास जो था कि एक उन्नत विधानसभा के रूप में गिना जाए, तो मैंने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं 100% सक्सेस हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपने विधानसभा को कम से कम 100 के पैरामीटर तक तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन 80-70 के पैरामीटर तक तो डेवलपमेंट के मामले में जरूर पहुंचाया। बाकी आने वाला भविष्य देखा जाएगा। लेकिन साथ में सर जो आपका विधानसभा है सीमावर्ती क्षेत्र भी है, तो क्या यहाँ पे कुछ विशेष चुनौतियां भी आती थी उस दौरान जब आप सत्ता में थे? नहीं, कोई वैसा चुनौती नहीं आता था। देखिए, काम करने का लगन होना चाहिए, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने का लगन हो, काम करने का इच्छा हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चुनौती आपके कार्यों में बाधा बनेगी। जी, लेकिन सर जो वाल्मीकि नगर है, इसको नेशनल लेवल पे टूरिज्म हब बनाने के लिए अभी भी क्या कुछ कमी है जिस पे काम किया जा सकता है? देखिए, अब टूरिज्म के रूप में अगर डेवलपमेंट करना चाहा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस जितना हो गया उतना ही काफी है। यहाँ पे कश्मीर के तर्ज पे हाउस बोट भी चलाया जा सकता है। मैंने माननीय सुशील मोदी जी से उस समय आग्रह किया था, और नीलेश चंद्र देवड़े जब यहाँ पे डीएम थे और अभी वो पर्यटन के मतलब देखिए ऐसे संजोग ऐसी परिस्थितियाँ कि अभी वो पर्यटन के सेक्रेटरी भी हैं, तो उस समय मैं उनसे कहा था, तो उन्होंने एक प्रयास किया था हाउस बोट चलवाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज होती है आवागमन, तो उसके लिए आप देख लेंगे एयरपोर्ट आपका उसका टेंडर भी हो गया, और फ्लाइट का भी बहुत जल्द उसका ये हो गया, फ्लाइट भी शुरू होने वाला है। फिर यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी चाहा जाए तो राजगीर के तर्ज पे ग्लास ब्रिज भी बनाया जा सकता है। तो टूरिज्म की संभावनाएं अपार है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि नगर आपको भारत के मानचित्र में बहुत पीछे है। पूरे इंडिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 7वें नंबर पे है। इसको चाहा जाए तो और डेवलप किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह आशीर्वाद इस वाल्मीकि नगर पे हमेशा रहेगा, और ये टूरिज्म के रूप में बहुत जल्द, ऐसा नहीं है कि बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे है, लेकिन इसको जितना और मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि होना चाहिए बहुत जल्द। मुझे लगता है कि जब हमारी नई सरकार की गठन होगी तो उस समय होगा। जी सर, यहाँ पे एक मुद्दा है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। मैं सोच रहा था बात करूं नहीं करूं, लेकिन मैंने सोचा करना ही चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है। क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। आप इसे सामाजिक समस्या मानते हैं या एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है? देखिए, ना सामाजिक ना राजनीतिक मुद्दा और ना ये सामाजिक जो आपका समस्या है। मुझे लगता है कि देखिए, ये लोगों की अपनी मानसिकता है। अब किसी का अगर धर्म परिवर्तन करना है तो हम और आप रोक नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि भाई धर्म परिवर्तन कम से कम हो। रोकना तो हमारे बस की है नहीं, ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। सरकार तमाम तरह की पॉलिसियां बना रही है धर्म का परिवर्तन न हो, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और कोई व्यक्ति कौन सा धर्म स्वीकार करता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक नहीं है, तो फिर हम और आप क्या है। लेकिन सर, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनको लोभ लालच देकर किया जाता है, ये कहीं ना कहीं गलत है, और इस पे सरकार और समाज क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर जहाँ लोग के बीच लालच देके कोई कार्य किया जाता है, धर्म का परिवर्तन कराया जाता है, तो मैं तो उसके सख्त विरोध में हूँ, सख्त विरोध में हूँ। और अगर मुझे कहीं भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत ऐसी जानकारियां मिलेंगी तो उस पे मैं अपने स्तर से सख्त विरोध और कार्रवाई करने का प्रयास जरूर करूंगा। लेकिन सर, जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है, यहाँ पे अलग अलग जनजाति के लोग और जाति के लोग हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लगातार जो आपने जन समर्थन लोगों से पाया, उसके पीछे क्या कारण है? कोई ऐसा मंत्र है क्या जो आप? नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोगों के बीच मैंने कभी जनप्रतिनिधि के रूप में और नेता के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में काम करने का प्रयास किया। उसी का नतीजा है
कि लोगों का स्नेह और प्रेम हमेशा मुझे मिलता रहा। सर अभी जो 2025 विधानसभा चुनाव था, चुनाव हारने के बाद जनता का व्यवहार बदला है या रिश्ता वही पुराना वाला ही है? ना जनता का व्यवहार बदला है ना मेरा व्यवहार बदला। आप देखिए 1,06,000 वोट में पाया था जी। तो 1,06,000 वोट पाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जहां तक चुनाव, आप ये सोचेंगे कि भाई 1,06,000 पा के भी ये लड़का चुनाव हार गया, ये नेता चुनाव हार गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चुनाव हार जीत तो लगा रहता है जी। लेकिन एक बात भी होती है कि बहुत ऐसे चीज होते हैं जिसमें जयचंदों का हाथ होता है। जी। तो धोखेबाजों से तो निपटा जा सकता है। तो मान लीजिए मेरे विधानसभा में बहुत से धोखेबाज थे कि भाई मेरे किसी को मेरी नीतियां पसंद नहीं आई, किसी को मैं पसंद नहीं आता था, तो ठीक है वो धोखेबाज से धोखेबाज बलमा निकल गया तो कोई बात। लेकिन भाई जयचंदों से आप नहीं निपट सकते हैं, क्योंकि ये जयचंद वैसे होते हैं ना कि आपके साथ हैं, आपके साथ खाएंगे पिएंगे और कब आपका गला काटना है उनको अच्छे तरीके से पता है। तो ये जो कुछ मतलब कम वोटों से जो हारा गया तो ये जयचंदों की वजह से हारा गया, नहीं तो जनता का स्नेह और प्रेम मुझे हमेशा मिलता है, आज भी मिल रहा है। और मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे कहीं से ये महसूस नहीं होता है कि मैं एक हारा हुआ विधायक हूँ। मैं कहीं भी जाता हूं तो जैसे पहले था कि जाने के बाद 400-500 जैसे भी वो लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते, आज भी लोग वैसे ही इकट्ठा होता है, तो मुझे कहीं से महसूस नहीं होता। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हारने के बावजूद भी चूंकि 1,06,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, 1,06,000 लोगों का मैं विधायक हूँ, तो तन से मन से और धन से मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लेकिन सर एक सवाल जो है, मैं मतलब जब आप विधानसभा चुनाव लूज करे गए थे तो उसके बाद मैंने जानने का प्रयास किया क्योंकि आपके साथ पॉडकास्ट करना था। तो कुछ लोगों का कहना था कि जो आपके आसपास में भी जो आपसे नीचे लोग थे वो भी क्षेत्र में अपने आप को विधायक समझ के कुछ काम जबरन करवा देते थे, इसकी वजह से भी छवि खराब हुई। क्या मानते हैं? देखिए ये तो एक कहने की बात है। अब कहीं भी आप जाइएगा भैया, आप अगर मेरे लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भाई आपका 4 विरोधी बनेगा। बिल्कुल। समर्थकों की संख्या आपके पास जितनी ज्यादा होती जाएगी विरोधियों की संख्या भी उतनी बढ़ती जाएगी। जी। सिंपल सा एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए वाल्मीकि नगर किसी एक लड़के पे हम डिपेंडेंट है, तो ठीक है उसका एक विरोधी है, लेकिन कर को इस वाल्मीकि नगर में अगर मेरे साथ 50 लड़के जुट जाते हैं तो वो 50 लड़के तो जुटे मेरे साथ, तो एक का अगर 4 विरोधी है तो 50 जो लड़के मेरे साथ एक तरह से देखे तो 50 हाथ मेरे साथ मजबूती के साथ आ रहा है, तो लेकिन उसके विरोधी तो 200 हो गए हैं। तो बस थोड़ा बहुत वही चलता है राजनीति में, और क्या कहने की बातें होती हैं। कौन ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है कि भाई अगर उनके नीचे जो लड़के काम करते हैं या उनके साथ जो लड़के काम करते हैं उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगता है या उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई उन्होंने ये गलती किया वो गलती किया। मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा कोई वैसा इशू था जिसको मतलब आपके पास बताया गया है कि भाई इसको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ के, कोई भी चीज तोड़ मोड़ के किसी चीज का तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। वही अगर हम इलेक्शन अभी जीत जाते तो ये सारी बातें नहीं आती। फिर जितने लोग कहते, जितने लोग थे वो कहते कि भाई ना संगठन मजबूत रहा, फलना आदमी जिसका वो आज एलिगेशन जिसके ऊपर वो आज कह रहा है कि भाई उसकी वजह से कहते कि ना ये तो बड़ी मेहनत के लिए बाटे, तो वो सब कहने की चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई। और क्या सर इसमें मानते हैं कि संगठन के तरफ से उस प्रकार से आपको मदद नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए? क्योंकि मैंने बीच में बहुत ऐसे समाचार पत्रों में भी देखा कि मतलब लोगों के मन में भड़ास था कि विधायक जी को उस तरह से यहाँ पे आके जो मतलब बड़े नेता हैं वो समर्थन नहीं दिए। इसमें क्या मानते हैं? इस पे भी कुछ क्लियर कीजिए ताकि लोगों का जो सवाल है क्लियर हो जाए। देखिए अब ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा प्रयास था कुछ नेताओं का मुझे यहाँ पे बुलाना था, लेकिन अब क्या परिस्थितियां बनी क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ कुछ नेताओं का जो प्रोग्राम था मैंने मांगा, नहीं दिया गया या नहीं मिल पाया। अब ये तो भाई ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व है या फिर उनका शेड्यूल, उन नेताओं का शेड्यूल जिसको मैं अपने वहां बुलाना चाहता था क्यों नहीं मिला। तो इस पे हम तो सबसे बड़ी बात कहेंगे कि इस पे एक आपने कहा सुनी होगी कि नो कमेंट्स। तो इस पे नो कमेंट्स पे कि अब ये तो क्या रीजन बना, क्या परिस्थितियां बनी, तो फिर उसको हम कैसे एलिगेशन के रूप में डाल दें कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ वैसा हुआ। सर अब बिहार की वर्तमान राजनीति के ऊपर बात करना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी का भी आगमन हुआ था, उसको आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, वाल्मीकि नगर से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही विशेष लगाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम राज्यसभा होने के बाद परसों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, उससे एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने गए थे। तो हमने उनसे कहा था कि सर, एक बार वाल्मीकि नगर की यात्रा, मतलब अंतिम समय में कम से कम मुख्यमंत्री काल का अंतिम समय जो एक बार माननीय जी का, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर आशीर्वाद से मेरे वाल्मीकि नगर विधानसभा को मिल जाता, तो वाल्मीकि नगर उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा के रह गए, लेकिन दूसरे दिन मुझे सूचना मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हमारे वाल्मीकि नगर में है। वो आए और आते आते, मतलब आते आते कहिए या फिर जाते जाते कहिए, हमारे वाल्मीकि नगर को पुनः आए तो एक टूरिज्म के रूप में सौगात देके गए जी। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मानते हैं। जैसे पिछली बार भी आप बोले हैं कि पिछली बार भी आप एक मुद्दा उनके सामने रखे थे चलते हुए, मैरिज लाइफ के तजबे, तो मुस्कुरा के चले गए, लेकिन वहां से सौगात दे गए। वैसे ही कहीं ना कहीं आप जो बात बोलते हैं वो मानते हैं वो। देखिए, हमने बोला था ना कि वाल्मीकि नगर पर और मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह, विशेष आशीर्वाद हमेशा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में भी रहेगा जी। लेकिन सर, अभी जो अचानक से परिस्थितियां बनी है, राज्यसभा जा रहे हैं सर नीतीश जी, तो क्या बदलते राजनीतिक दौर में जदयू पहले जितना प्रभावशाली रह पाएगी? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। निशांत जी माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह निशांत जी लेंगे, और हमारे पार्टी को चलाने के लिए, हमारी पार्टी को नेतृत्व करने के लिए हम लोगों के गार्जियन माननीय ललन बाबू हैं, जो कि समाजवादी विचारधारा के हैं, और उनके नेतृत्व में भी हमारी पार्टी, आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदमों में कदम मिला के चलने का वो काम करते हैं। संजय झा सर हैं, विजय चौधरी सर हैं, अशोक चौधरी सर हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी को मेरे और मजबूत स्थिति में लाने का काम करेंगे। तो अभी मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देख रहे हैं? अब ये तो बीजेपी का इंटरनल मामला है कि भाई वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, और हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारी जो हमारे गार्जियन ललन बाबू हैं, और उन लोग का ये अपना एनडीए का एक सहमति क्या बनती है, ये तो पार्टी का व्यक्तिगत मामला, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि भाजपा के साथ अभी जदयू को समझौता करना पड़ रहा है कुछ कुछ चीजों पे? नहीं, किसी चीज का कोई समझौता नहीं। समझौता की कहाँ बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे राज्यसभा जा रहे हैं, तो ठीक है भाई, नेतृत्व किसको मिलना चाहिए, पूरी एनडीए दल की बैठक है, एनडीए की बैठक हुई, एनडीए दलों की बैठक हुई, उसमें डिसाइड किया गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग समझौता की स्थिति में, कोई समझौता, हम लोग पार्टी के अहित का समझौता कभी नहीं हो सकता है। जी। तो सर, नीतीश कुमार के बाद बिहार में सुशासन मॉडल क्या लागू रह पाएगा? क्योंकि अभी तक उनका जो छवि है बेदाग रहा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो ये कैसे बढ़ेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो लकीर खींची है ना, अभी तो उसी लकीर पे बिहार बहुत दिनों तक चलेगा जी। तो आप जो सुशासन की बात कर रहे हैं या बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, उनका जो उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, जो रोड मॉडल और रोड मैप वो देखे गए हैं, अभी उसी मैप पे बहुत दिनों तक काम चलेगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या होता है। आखिर के 2-3 सवाल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी भी बिहार में जो बिहार के युवा है वो पलायन करने पे मजबूर है, तो इन सब चीजों पे आने वाले भविष्य में क्या बिहार में कुछ अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, पलायन करने पे मजबूर, एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो ये कहे कि मेरे वहां से पलायन नहीं होता है। बिहार में भी रोजगार है, करने की इच्छा और करने की ललक होती है। अगर बिहार सरकार में बहुत से ऐसे रोजगार, चूंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत, और अभिलाषाएं और आवश्यकताएं अनंत है, और जो मनुष्य के अंदर की इच्छाएं वो अनंत है। ठीक है, बिहार में बहुत से रोजगार हैं। आपको अगर बिहार में किसी रोजगार में आपकी मान लीजिए सैलरी 50,000 है, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे 50,000 से कुछ नहीं हो, मुझे और कमाना है, तो फिर आप उस चीज की तरफ सोचते हैं कि भाई बाहर जाना है, पलायन करें। तो मुझे नहीं लगता ये सब पलायन वलायन कोई मुद्दा है, बस उसको विपक्षियों के द्वारा एक मुद्दा बनाया जाता है कि पलायन पलायन पलायन। लेकिन रोजगार के लिए और भी सृजन होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, और आने वाले भविष्य में होगा। एक चीज देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा रोजगार योजना चलाया गया था जीविका दीदियों की, और वो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक समय ऐसा आएगा कि इसका अनुकरण किया जाएगा कि कोई ऐसी, सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि पूरे बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की महिलाएं जीविका से नहीं जुड़े, जीविका दीदी नहीं।
और हर घर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना चलाया। पहले 10,000 की राशि दी गई, फिर 20,000 की दी जाएगी, फिर 60,000 की दी जाएगी, 2 लाख रुपए तक की राशि प्रत्येक घर को दिया जाएगा अपना रोजगार चलाने के लिए। तो इसमें स्वरोजगार तो चलेगा ही, साथ साथ अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को जो बाहर जाते हैं उनको भी वो अपने चाहे तो रोजगार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति, रोजगार के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति जीविका दीदियों के द्वारा हमारे बिहार में आने वाला है। कल मैंने पॉडकास्ट किया था मदन मोहन तिवारी जी के साथ, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था शराबबंदी के ऊपर, तो उन्होंने वाल्मीकि नगर क्षेत्र का नाम लिया था कि जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी संडे को भी या लोग जाते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन वो लोग नेपाल चले जाते हैं तो पैसा नेपाल चला जाता है, जिसकी वजह से राजस्व की भी कमी है बिहार में। तो क्या शराबबंदी जो है उसके तो वो खिलाफ थे कि खुल जाना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था कि खुल जाना चाहिए। अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शराबबंदी बिहार में नहीं खुलना चाहिए, और अगर खुलना भी चाहिए तो एक उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, मानक होना चाहिए कि ठीक है, बार का लाइसेंस दिया जाए, बड़े बड़े होटलों में लाइसेंस देके, और उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। बहुत ऐसे राज्यों में है कि भाई आधार कार्ड पे मान लीजिए पूरे महीने का 1 या 2 बोतल का ऐसा रहता, उस टाइप से यहाँ पे चलाना चाहिए अगर जरूरत हो तब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बिहार में शराबबंदी आवश्यक और ये शराबबंदी होना चाहिए। कि सर जो राजस्व वाली बात आ जाती है कि बिहार सरकार के पास कम है, पेट्रोल पे या अन्य चीजों पे दाम बढ़ जा रहा है, तो फिर कैसे मतलब देखते हैं इसको? एक बात बताइए, शराबबंदी 2015 में किया गया था, आज 2025 है, 10 साल से बिहार चल ही रहा है, 10 साल से बिहार का डेवलपमेंट हो ही रहा है, कहाँ राजस्व का नुकसान हुआ? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अल्टरनेट तो सोचा ही था ना, उस अल्टरनेट पे चल के बिहार तो कहीं अभी पिछड़ा नहीं है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि शराब खुल जाने से राजस्व का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है या बंद हो जाने से बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। जी सर, एक आखिर सवाल है मेरा वाल्मीकि नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। अभी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, बहुत से ऐसे जो पीछे कार्य जो है परियोजनाएं हैं उस पे आपने आवाजें उठाई थी, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो क्रेडिट ले रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैंने करवाया। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो वर्तमान विधायक की क्या सोच है और क्या सोचते हैं उस पर निर्भर करता है, और ना ही इस पे हम किसी चीज पे टिक्का टिप्पणी में जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज, आप भी चूंकि पढ़े लिखे समाज से आते हैं, या जितने भी यहाँ पे पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो जानते होंगे कि अभी तक मार्च खत्म नहीं हुआ है। मार्च खत्म होने के बाद नए बजट और नई प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, और उसके बाद अगर कोई टेंडर आए तो समझ में आता है कि ठीक है। और एक किसी भी विकास के कार्यों के लिए अगर आप रोड पे जाते हो, रोड का डेवलपमेंट हो, स्कूल का हो, तो एक प्रक्रिया में कम से कम 6 से 7 महीना लग जाता है। अगर रोड पास करवाना हो, मुझे स्कूल का बिल्डिंग पास करवाना हो, हॉस्पिटल का बिल्डिंग पास करवाना हो, पुल पास कराना हो, पुलिया पास कराना हो, तो एक उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। उस प्रक्रिया में कम से कम 6 से 7 महीना 8 महीना लग जाता है। तो अब हमारे निवर्तमान विधायक जी का क्या मनसा है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, जनता देख रही है, और हम इसमें कोई विश्लेषण भी नहीं करना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में भी अभी बहुत जल्द इस विधानसभा में 70 रोड आने वाला है। अच्छा, जो अभी आप खुलासा कर रहे हैं एक तरह से? खुलासा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा लिखा हुआ ही है। अच्छा, जिसपे फिर हो सकता है क्रेडिट लिया जाए। अब देखिए, इस पे हम बोले ना कि इस पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि क्रेडिट लिया जाए नहीं लिया जाए, कि क्योंकि कोई भी काम, एक बात बता दें आपको, कोई भी काम जो होता है ना, अब जो विधायक होते हैं भाई वो अपने में काउंट कराना चाहते ही हैं कि भाई ये काम है हमने किया हमारे प्रयास से हुआ। लेकिन जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानता है, और मुझे तो लगता है किसी भी विधायक को अपने कार्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते हैं कि भाई क्या विकास होना चाहिए, बस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मेरी मंशा बस उतनी ही है कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अब वो अपना क्रेडिट लें या क्रेडिट दें, बस मुझे अपने वाल्मीकि नगर विधानसभा के लिए उनसे यही आशा, अभिलाषा और इच्छा है
कि वो मेरे क्षेत्र का विकास करवाएं। जी। आखिर में सर चलते चलते एक सवाल और है जो बहुत पिछले समय में मुद्दा ट्रेंडिंग में था। राज्यसभा का चुनाव था, उस दौरान विपक्ष के दल के 4 नेता जो हैं वो वोट नहीं दिए थे अपने मतलब पार्टी के जो उनके लीडर थे एडी सिंह जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर संगठन के तौर पे उस तरह की मजबूती नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें मजबूती की नहीं बात करूंगा, वफादारी की बात की जाए। अच्छा, वफादारी जी। अब अगर आप किसी दल से जीत के जाते हैं तो आपके अंदर क्या वफादारी है उस पर भी निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर वफादारी नहीं है, गद्दारी है, तो आने वाले समय में तो भाई जो जनता है, कोई का भी हो, कोई हो, किसी भी विधानसभा से हो, किसी विधानसभा से हो या हम हो या कोई हो, मैंने आपसे बोला ना कि जनता गद्दारों को सजा देती है जी। तो जो गद्दार होंगे जनता उनको जरूर सजा देगी। जी सर, चलते चलते आप अभी जनसेवक के रूप में लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों का मांग कह सकते हैं कि भविष्य में आपको विधान परिषद के रूप में भी देखना चाहते हैं, एमएलसी के रूप में। और ये इसलिए भी देखना चाहते हैं कि जनसेवक के रूप में आप तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनके जो मुद्दे हैं उसको अब आप पटना तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो एज एमएलसी बन जाएंगे तो थोड़ा लोगों को सुविधा हो जाएगा। देखिए, उस पे अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही मेरी कोई वैसी दूर दराज तक कोई इच्छा है, ना ही अभिलाषा है। कुछ त्रुटियां रही होंगी हम में जिससे 1600 लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और मैं जो अपना चुनाव था वो लूज कर गया। तो कुछ गद्दारों की वजह से, कुछ अपने त्रुटियों की वजह से। तो अभी अगर जनता ने मुझे हराया है या गद्दारों ने मुझे हराया है तो मेरी इच्छा है कि पहले मैं जनता के बीच में रहूं, जनता का जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। फिर आने वाले भविष्य में 2030 में जनता का आशीर्वाद स्नेह मिला तो फिर प्रयास किया जाएगा। और अगर उस समय जनता कहती है कि नहीं भाई नहीं, तो फिर आदमी प्रयास नहीं करेगा। लेकिन सर इस चुनाव में कहीं ना कहीं आपको अपने पिताजी की भी कमी खली होगी। ये थोड़ा इमोशनल सवाल है क्योंकि 2015 में 20 में उनका मार्गदर्शन मिला, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो उनका मार्गदर्शन का कमी था वो रह गया। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं पिताजी? बिल्कुल मेरे पिताजी का मार्गदर्शन का कमी खला। मेरे बड़े भैया भी थे, पिछले चुनाव में थे, पिछले चुनाव में भी वो बहुत किए। तो वैसे हम फ्री रहते थे। मान लीजिए एक साइड मेरे बड़े भैया देखते थे, एक साइड मेरे पिताजी देखते थे और हम एज ए नेता पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते रहते थे। जहाँ से त्रुटियां आती थी तो हम अपने पिताजी को और अपने बड़े भाई साहब को बता देते कि भैया फलना जगह पे समस्या, फलना जगह, तो वो लोग उस चीज को मैनेज करते थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां ऐसे बनी कि चूंकि भैया एक क्षेत्र में चले गए और हम एक क्षेत्र में चले आए, तो जितना हो सकता था आदमी किया, प्रयास किया। पिताजी की कमी खली क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पिताजी होते तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जयचंदू को तो नहीं आप मार सकते हैं ना। कहीं ना कहीं अभी तेज प्रताप यादव जी की तरह जयचंदू से ग्रस्त हो गए हैं, शायद ग्रस्त नहीं हो गए हैं। देखिए, हम तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो आया है जी, अभी जो वर्तमान विधायक है या जो हमारे सांसद है या जो मतलब जो भी चुन के आए, तो हम तो उनको यही नसीहत देना चाहेंगे कि भाई जयचंदू से सावधान रहिएगा क्योंकि जो चयन मेरे नहीं हुए वो आपके क्या होंगे जी। ठीक है, वो परिस्थितियों पे आपके पास गए हैं। कल को अगर वहां पे उनका हित स्वार्थ नहीं हुआ, हित सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर आपको भी वो जयचंद की तरह धोखा देंगे। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कोई भी जनप्रतिनिधि हो कि जयचंदू से सावधान रहना है। जी रहूंगा। तो सर राजनीति ने आपको क्या सिखाया? शक्ति का अर्थ सिखाया या सेवा का? देखिए, राजनीति हम आपको बोले ना कि सेवा, आप सेवा भाव से रहिएगा तो भाई जनता खुद आपको शक्ति दे देगी। सेवा करते रहिए, शक्ति मिलती रहेगी। जी। तो सर आने वाले भविष्य में अगर वाल्मीकि नगर की जो जनता है आज से 50 साल बाद आपको अगर याद करना चाहे तो किस रूप में याद करें? अपने बेटा के रूप में याद करें जी, कि भाई मेरा एक बेटा था, उसने मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। कोई नेता नहीं, बस बेटा।
तो सर चलते चलते आप वाल्मीकि नगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते हम वाल्मीकि नगर की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये जनसेवक हमेशा तन से, मन से, धन से आपके लिए समर्पित है। जब भी आपको अब मेरी आवश्यकता हो, जब भी आप मुझे ढूंढेंगे, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि जो युवा हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कब आए वो, कब सबसे अच्छा समय होता है? भाई, राजनीति में आने का कोई समय नहीं होता है जी। मुझे लगता है कि आपको समाज सेवा करना चाहिए। जिस दिन जनता की इच्छा हुई आपको स्वयं बुला लेंगे। तो सर आज का पॉडकास्ट आपको मेरे साथ करके कैसा लगा? कुछ शब्द बोले ताकि मैं भी प्रेरित हूँ, आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी चीज है कि आप जैसे युवाओं को जी। मीडिया में आना चाहिए, क्योंकि इस भारत को नौजवानों की जरूरत है। नौजवान अगर आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है बिहार और देश आगे बढ़ेगा। जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वाल्मीकि नगर के पूर्व विधायक श्री रिंकू सिंह जी। इनके साथ आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक शेयर करें कि कैसे अगर विजन हो तो अगर जहाँ पे संभावनाएं कम है वहां पे संभावनाओं को आप कह सकते हैं अंकुरित किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आज वाल्मीकि नगर पूरे बिहार और आसपास बिहार के राज्यों से अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।